उन लोगों के साथ क्या है कि वो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा पहन के और केवल रोजा इफ्तार में जाते हैं वो, और हम लोग वंदे मातरम की वकालत करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। हम अयोध्या में राम मंदिर बनाते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। हम अब कहीं भी बजरंग बली का एक छोटा मंदिर देखते हैं तो वहाँ माथा झुकाते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। अगर कम्युनल होने का यही पहचान है तो हम बार बार कम्युनल होंगे, 1000 बार कम्युनल होंगे और होते रहेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी बक्सर से मिथिलेश तिवारी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो इनको जिम्मेदारी मिली है उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपको। आपको पहली बार टिकट मिला है सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, चैलेंजेस क्या है? कोई चैलेंजेस नहीं है। हाँ। मोदी जी के सामने तो कोई चैलेंज है ही नहीं, और मैं मोदी जी का सिपाही हूँ। और बक्सर में मैं जब घूम रहा हूँ तो बक्सर की महान जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, और आप देखेंगे एक बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, जिम्मेवारियाँ जरूर मेरी बढ़ी हैं, और वो जिम्मेवारियाँ ये है कि बक्सर के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोरदार ढंग से मतदान किया है, और जब जब बक्सर से सांसद जीते हैं तब तक दिल्ली में सरकार बनी है, और सरकार ही नहीं बनी है, बक्सर से जो जीते हैं वो केंद्र में मंत्री भी बने। तो इस नाते मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि बक्सर का जो डेवलपमेंट जिस स्तर तक होना चाहिए वो आज तक अभी बक्सर उसके लिए आकांक्षी है। मेरा संकल्प है कि बक्सर को बनारस के बराबर डेवलप करके मुझे दिखाना है, और ये मैं करूंगा। ये मेरे लिए चुनौती है, इस चुनौती का हमको सामना करना है। चुनावी दौरा कर रहे हैं आप, कितना समझ पाए हैं बक्सर को कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत बक्सर को है? पूरा समझ लिए हैं बक्सर को। हाँ। कोई हम इंग्लैंड के हैं नहीं। हाँ। हम भोजपुरी माटी के बानी। हाँ, ठीक। ये जाके मिट्टी, ये जाके लिट्टी उहे बा जौन हमरा यहाँ के बा। लेकिन तो लेकिन मुश्किल से 50-60 किलोमीटर के अंतर बा। और बक्सर हम आज से ना आइला, बक्सर 1995 से आइले। तो बक्सर के हर गांव से और बक्सर के हर पाँव से हम परिचित बने। अच्छा, जगनानंद सिंह के बेटे यहाँ से आपके अपोजिशन में हैं, चैलेंज है क्या? कोई नहीं है। हम लोग तो जीवन भर परिवारवाद से लड़ते आए हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे हम हो। मोदी जी कांग्रेस के परिवारवाद से लड़े और हम यहाँ राजद के परिवारवाद से लड़ रहे हैं। तो ये हम लोगों की आदत है परिवारवाद से लड़ने के लिए। अच्छा। उनके पास परिवारवाद है, हमारे पास राष्ट्रवाद है और विकासवाद है। परिवारवाद का खात्मा राष्ट्रवाद और विकासवाद से करेंगे। 2020 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। इस बार लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है। 2015 में जीते भी थे, ये भी कहिए। वो तो आप 15 में जीते ही थे, लेकिन उसके बाद 15 में तब जीते थे जब 15 में नीतीश जी का गठबंधन हमारे साथ नहीं था, और भाजपा उस समय सबसे बुरे दौर से गुजरी थी। तब 15,000 से जीत के आए थे, और हम वहां भी परिवारवाद को ही हरा के आए थे। 20 में इसलिए हार गए कि पूरा बाढ़ में ही मेरा चुनाव हुआ। आप पता करिएगा, हमारा जो विधानसभा था वो लगभग 40 किलोमीटर गंडक का पूरा वो एरिया कवर किए भी थे। हाँ, और वो पूरा बाढ़ में डूबा हुआ था। तो बहुत जगह तो हम जा भी नहीं पाए, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं था। और उस विषम परिस्थिति में ही मुश्किल से 9-10 हजार वोट से हम चुनाव हारे। तो हमको तो अब ये लगता है कि प्रकृति के कारण वहाँ हारे। अच्छा। और आज प्रवृत्ति के कारण, चूंकि हम राम भक्त हैं, ये मेरी प्रवृत्ति है, और राम जी के शिक्षा स्थली का सेवा करने का हमको मौका मिला है। तो शायद वहाँ से हम हारे नहीं होते तो बक्सर पधारे नहीं होते। विपक्षी ये कह रहा है कि ये 400 का जो नारा है वो सिर्फ जुमलेबाजी है, ऐसा कुछ होना नहीं। विपक्ष के बात को कोई जनता नोटिस लेती है? हाँ। सड़क पर चलता हुआ कोई अगर मैडमैन है वो भी नोटिस नहीं लेता है, वो भी मोदी मोदी कहता है। तो मैं भी किसी विपक्षी का नोटिस नहीं लेता हूँ। वो जो कहना है सो कहें। आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट निकलेगा 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगी, और उनके हाथ में एक बड़ा लड्डू उनके हाथ में आने वाला है। बड़ा लड्डू हाथ आने वाला है। और लालू यादव का चेहरा, तेजस्वी यादव का चेहरा भी कोई मायने नहीं। लालू यादव तेजस्वी यादव को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। मेरे ही जिले के तो हैं, और आज तक कभी लालू यादव गोपालगंज से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं किए, क्योंकि वहां के सब लोग उनको जानते हैं, और यहाँ के लोग उनको ठीक से जाने, इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। मैं बता रहा हूँ कि लालू यादव क्या चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे आप जा रहे हैं लोगों के पास, तो आपका पहला अप्रोच जो जनता से है वो किस तरह का है, क्या कहते हैं जनता से? मैं तो जाता हूं तो मुझे देख के ले, जैसे लोग देखते हैं कि ये मोदी का हनुमान आ गया, तो लोग हमको बिना कहे लोग ही कहते हैं जाइए जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है, इस बार 2 लाख पार, कोई कहता है 3 लाख पार।
तो इतना ज़बरदस्त हमको समर्थन मिल रहा है, मैं जीवन भर बक्सर वासियों का ऋणी रहूँगा। अश्विनी चौबे का टिकट कटने से कुछ लगता है कि हाँ लोगों के बीच फर्क पड़ा है इस चीज़ का? देखिए, ये आकलन करने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। हाँ। अश्विनी चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई थे, बड़े भाई रहेंगे। वो 2 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व किए, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ चुनाव भी लड़ रहा हूँ। काफ़ी उस समय दिखा, नाराज़गी दिखा उनमें। नहीं, वो किसी और चीज़ को लेकर था। मेरे लड़ने को लेकर आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, आगे भी कुछ नहीं कहेंगे। और आप देखिएगा, वो खुद बक्सर आके आशीर्वाद दे के जाएंगे। आपको इस बात से बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि जीतेंगे बक्सर से? बिल्कुल जीतेंगे। मैं आपको कह तो रहा हूँ, राम वर्ष में चुनाव हो रहा है। मोदी जी का मैं हनुमान हूँ, मेरा नाम मिथिलेश है, और यहाँ की जनता का नारा है, सोरे छोड़ो सारे क्लेश को, सांसद बनाओ मिथिलेश को। और मेरा नारा है, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी। लगता है कि बिहार से जातिवाद जो है वो इस समय भारी पड़ेगा? जातिवाद कुछ भारी नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ तो आप देखिए, मोदी जी जब से राजनीति में के केंद्र में आए, तब से जाति है कहाँ। और चूंकि जाति की खेती ही लालू यादव की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो ये कर रहे हैं। ये तो विपक्ष कहता है कि आप भाजपा जो है वो धार्मिक लड़ाइयों में ज्यादा विश्वास रखती है। करेगी भाई। हाँ। आप कौन सा लड़ाई होता है जिसमें शंखनाद नहीं होता? केवल धर्म की लड़ाई कराते हैं। बताइए, कौन सी लड़ाई? कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई हुई, वहां भी शंखनाद होता था, वहां भी सूर्य के उगने के बाद लड़ाई शुरू होती थी, और सूर्य के डूबने के बाद खत्म होती थी। तो ये कौन सा नया बात? कहते हैं कि सेक्युलर भारत में हिंदू की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, देखिए, उन लोगों के साथ क्या है कि वो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा पहन के और केवल रोजा इफ्तार में जाते हैं। वो किसी मुसलमान का भला नहीं करते, और वो उनको लगता है कि बिना मेहनत किए भाजपा के खिलाफ मुसलमान भाइयों का वोट आ जाता है। वो इसीलिए वो सेकुलर हैं, और हम लोग वंदे मातरम की वकालत करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। हम अयोध्या में राम मंदिर बनाते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। हम कहीं भी बजरंग बली का एक छोटा मंदिर देखते हैं तो वहाँ माथा झुकाते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। अगर कम्युनल होने का यही पहचान है तो हम बार बार कम्युनल होंगे, 1000 बार कम्युनल होंगे और होते रहेंगे। कह रहे हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा इस बार, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खतरे में आ जाएगा। नहीं, वो 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, और लालू जी तो कितना बार आए हैं और कितना बार गए हैं। तो इन लोगों को डर है कि तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो पता नहीं और कितने अंदर जाएंगे। संविधान खतरा में नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारियों की कुर्सी खतरा में है, और उसी को ये संविधान का चादर उड़ा करके और झूठा प्रचार करते हैं। संविधान में तो खास खतरे में 370 धारा संविधान से ही तो मोदी जी ने हटाया। तो संविधान से जैसे ही 370 धारा हटा तो जम्मू कश्मीर में पहले पत्थरबाजी होती थी और आज फूलों की वर्षा हो रही है। ये तो मोदी जी का कमाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप भाजपा के शासन में जो SC ST OBC उनको खूब दबाया गया है। बताइए, राहुल गांधी जी कहते हैं आज देश की राष्ट्रपति कौन है? आज देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक आदिवासी समाज की बहुत ही साधारण महिला आज बैठी हैं। इसके पहले अनुसूचित जाति के महामहिम राष्ट्रपति थे, और उसके बाद भी कांग्रेस को दिखता है कि भाजपा जो है सो अनुसूचित जाति को दबा रही है। राष्ट्रपति बनाना दबाना होता है क्या? और वो लोग किसको किसको बनाए थे ये वो बताएंगे आपको। इसी नाते उनकी बात पर कोई चर्चा करना बेमानी होगी। और देखिए, राहुल गांधी जी को मैं भी नोटिस नहीं लेता। अच्छा। इसलिए कि मोदी जी को पूजा करते देखते हैं तो वो भी जल झाड़ने चले जाते हैं। अच्छा। और वो ये भूल जाते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ, माने जो सूर्य भगवान को सुबह अर्घ दिया जाता है वो कैसे दिया वो भी नहीं मालूम है उनको। कभी कभी जनेऊ दिखाने के चक्कर में उल्टा जनेऊ पहन लेते हैं, और उल्टा जनेऊ पहन करके आदमी जानते हैं क्या करता है? तर्पण करता है। वो उल्टा जनेऊ पहन करके और कांग्रेस का तर्पण कर दिए। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के किसी भी काम का न मैं सपोर्ट तो खैर कर ही नहीं सकता, वो ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको नोटिस भी नहीं लेता हूं। मेरे हिसाब से जनता ने उनका एक नया नाम दिया है, पप्पू, वो वही रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी संदेश जो आप अपने जो मतदाता हैं उनको देना चाहते हैं, या फिर बिहार के जो लोग देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं? देखिए जा, हम तो यह कहब, हम बक्सर में के पुजारी बन के बक्सर में बानी, और हमरा खातिर बक्सर के नर नारी देवी देवता बा। बक्सर एगो मंदिर के समान बा, तो जेंग एगो पुजारी एगो मंदिर के हिफाजत करेला, वहीं गई मिथिलेश पुजारी बन के बक्सर के हिफाजत करिहन। एकर संकल्प के साथ हम बक्सर में बानी। हमार बार बार हर जगह यह कहतनी कि हमारा दिमाग में वोटे नहीं मांगत, हम हमारा दिमाग में जाके डेवलपमेंट के भी एक तरह से समझ रेखा हम खींच रहा बनी कि केंगा अहिल्या माता के मंदिर के उद्धार हुई, केंगा बावन भगवान के
जौन मंदिर बा जौन जाके जेल में बंद बा ऊ कैसे ऊ ठीक होई, कैसे महर्षि विश्वामित्र जी खातिर के नाम से भूमि बा, तपोभूमि बा, कैसे ये विश्व के लोग आके जा तपस्या करी, सिद्धाश्रम है जगह। माँ गंगा मैया है जा उत्तरायण बाड़ी, समझे कि नहीं, जैसे बनारस में बड़ी, और जो बनारस में बाबा किस बाबा विश्वनाथ जी बनते जा, बाबा रामेश्वरनाथ और बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ हैं। तो कुल मिला के हमारा तो यह बुझाता कि जहाँ राम जी आके पढ़नी वो जा तो विश्व के आके पढ़े के चाहिए। तो वैसा शिक्षा स्थली बने जहाँ राम जी आईनी, जहाँ ताड़का के बद्ध भइल, वो धरती तो अपने आप में एगो महान धरती बा। यही जिसे राम जी सीता मैया से भी मिले गई, आप विश्वामित्र जी एगो सबसे बड़ा ओकर कड़ी बननी। ये सब चीज़ आज हमनी के प्रेरणा देता। तो हम बक्सर के वासी लोग के यह कहब कि हमरा के रुआ एक बार जिता के संसद में भेजी, हम मोदी जी के जाके पैर पकड़ ले संसद में, आ कहब ये मोदी जी हमरा बक्सर के भी बनारस बना दी, हमरा बक्सर के एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने कुछ कल ही परसों आपने बयान दिया है और मंत्री जी को कॉल किया था, मंगल पांडे जी को, कि हाँ जो किसान हैं उनका जो हर्जाना है उनको मिलना चाहिए। ये क्या सिर्फ यात्रा का ही कॉल रह जाएगा या फिर वाकई में कुछ? देखिए, हम लोग दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग करने के लिए करते हैं। जब यहाँ हम घूम रहे हैं, आजकल जगह जगह किसानों का बड़ा क्षति हुआ है, मैंने वहीं से मौके से मैंने फ़ोन मिलाया अभी तत्कालीन जो कृषि मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी हैं, और उनसे मैंने किसान भाइयों को भी बात कराया, और उन्होंने कहा कि मैं 1 सप्ताह के अंदर बक्सर आ रहा हूं और उन पीड़ित किसानों से भी मैं मिलूंगा, और उसके लिए जो सरकार कर सकती है वो करेंगे। अभी आचार संहिता है, अभी हम भी कोई घोषणा नहीं कर सकते, और हम भी किसी को कुछ नगद मदद नहीं कर सकते, नहीं तो हम ही पर केस हो जाएगा। लेकिन किसान भाई को जहाँ पर पसीना आएगा वहाँ पर मिथिलेश तिवारी का खून बहेगा, इस बात का संकल्प है। ये बिहार सरकार से आप आश्वस्त करते हैं कि बिहार सरकार से दिलवाएंगे उनके साथ? एकदम डबल इंजन की सरकार। ये मेरी सरकार है जिसने किसान भाइयों को 6,000 रुपया सालाना दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने 6 रुपया नहीं दिया है, और 16 किस्त एक किसान के खाते में 32,000 रुपया गया है, और थोड़ा मोड़ा नहीं गया है। अगर किसान भाइयों के सामने कोई जाके मोदी जी का शिकायत करे तो किसान भाई आजकल दे डंटा गांव का भाषा है ना, वो दे डंटा मारेगा कि लोग भाग जाएगा। इसीलिए किसान मोदी जी के साथ है, डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है, और किसान भाइयों के साथ कोई अन्याय हम होने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ थे। इनके सामने आरजेडी के जगनंदन सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हैं, और क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल मिथिलेश तिवारी जी ये कह रहे हैं कि हम जीतने को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और हम जीतेंगे। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।